हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि अपन कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की एमसीक्यूज क्वेश्चन सीरीज, और उसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो आज का जो अपना टॉपिक है इसमें दैट इज हाइड्रोग्राफ। और हाइड्रोग्राफ के ऐसे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको जो कि अभी तक अलग अलग एजेई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है जहाँ तक कोशिश की गई है, जितनी भी आपकी हैं लाइक आर एगोर, लाइक खुरमी, गुप्ता एंड गुप्ता, सारी की सारी। ठीक है ना, जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे वहां से उठा लिए गए हैं। ठीक है, उनको कॉपी कर लिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको। हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या रिलेशन ऑफ। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पता होगा ये चीज कि जो हाइड्रोग्राफ होता है आपका, वो आपका रन ऑफ और टाइम के बीच का एक ग्राफिकल रिलेशन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी देखें आप। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है आपको, सरफेस रन ऑफ इन टाइम। ये चीज गलत है। क्यों है? क्योंकि जो देखो रन ऑफ होता है आपका, उसको मैं दो टाइप से डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है मेरे पास सरफेस, दूसरा होता है मेरे पास सब सरफेस। ठीक है, तो जो हाइड्रोग्राफ होता है वो होता है आपका टोटल रन ऑफ के लिए। वो होता है आपका टोटल रन ऑफ के लिए। ठीक है, उसमें आपका रन ऑफ काउंट, या सॉरी उसमें आपका सरफेस और सब सरफेस दोनों की दोनों रन ऑफ काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा मेरे पास सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दो आपसे क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल विच प्रोड्यूस इक्वल रन ऑफ इज कॉल्ड। देखो ये चीज मैं प्रेसिपिटेशन में आपको 10 बार बता चुका हूँ कि ऐसी रेनफॉल जो कि इक्वल रन ऑफ प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेनफॉल। क्लियर, समझ में आ गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। आगे क्वेश्चन तीन देखो क्या बोल रहा है आपसे। द डिलेड फ्लो दैट रीच द रिवर मेनली एज ग्राउंड वाटर इज नोन एज अंडरग्राउंड फ्लो, वर्जिन फ्लो, बेस फ्लो, नन ऑफ दीज। देखो समझते हैं इस चीज को एक बार। इसको समझने के लिए मैं आपके पास एक ग्राउंड सरफेस बनाता हूँ। ये क्या है मेरे पास, लेट सपोज ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से इसमें क्या जा रही है, मेरे पास एक रिवर जा रही है। ठीक है, अब देखो हुई क्या मेरे पास हुई अभी इस केस में बरसात। बरसात करा देते हैं एक बार, लाल कलर का पेन ले लें अपन। जी, यहाँ पे क्या हुई, मेरे पास बरसात हुई। बरसात होने के बाद हुआ क्या कि बरसात का कुछ पार्ट तो बह गया डायरेक्ट सरफेस रन ऑफ के रूप में। ऊपर वाला पार्ट जो जमीन के ऊपर से बह गया पानी के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं अपन, सरफेस रन ऑफ, नदी नालों में बह गया। ठीक है, बचा पार्ट जो था इस प्रेसिपिटेशन का, वो क्या हो गया मेरे पास, जमीन में अंदर चला गया। किसकी वजह से, इनफिल्ट्रेशन की वजह से। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, मैंने आपको जब वीडियो कराई थी तब भी समझाई थी कि जो मेरे पास इनफिल्ट्रेट हुआ है वाटर, उसमें से थोड़ा सा पार्ट तो मेरी जो स्ट्रीम है उसको थोड़े से समय में मिल जाएगा, मतलब एक दो दिन के बाद ही मिल जाता है। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट होता है वो जमीन में ज्यादा डेप्थ तक इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। ठीक है, पेनिट्रेट कर जाता है, और वो मिलने लगता है स्ट्रीम को काफी समय बाद। ठीक है, तो देखिए सब सरफेस रन ऑफ जो था ये पूरा की पूरा क्या है, मेरे पास सब सरफेस है। ठीक है, इसमें से थोड़ा पार्ट जो कि एक दो दिन के अंदर स्ट्रीम को मिल गया, इसे बोला जाता है वर्जिन फ्लो। वर्जिन फ्लो, या इसे दूसरा नाम बोलते हैं अपन प्रॉम्प्ट इंटरफेस। प्रॉम्प्ट इंटरफेस। ठीक है, हाल कचरा हो गया थोड़ा। और जो ऐसा पार्ट जो कि ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर जाता है और स्ट्रीम को काफी समय बाद मिलता है, एक तरीके से डिलेड फ्लो बोलते हैं इसको, टाइम बाद मिलता है, इसे बोला जाता है बेस फ्लो। इसे बोला जाता है बेस फ्लो। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गई बात। पहला होता है मेरे पास सरफेस रन ऑफ, उसके बाद होता है सब सरफेस, उसमें से एक होता है मेरा वर्जिन, दूसरा होता है मेरे पास बेस फ्लो। ठीक है ना, क्लियर है। तो डिलेड फ्लो कौन सा होता है इनमें से, डिलेड फ्लो होता है मेरा बेस फ्लो। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि बेस फ्लो जो है काफी समय बाद जाके मेरा स्ट्रीम से मिलेगा या किसी रिवर से मिलेगा। क्लियर है ना, तो हो गया होगा क्लियर आपको ये चीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो ये सारी की सारी चीजें, पहली बात तो मैं आपको हाइड्रोलॉजी की वीडियोस में करा चुका हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, आप भी समझते हो ये चीज़। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ डिपेंड अपॉन। देखो रिसेशन लिम्ब क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। ये मेरे पास हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, इधर चल रहा है मेरे पास रन ऑफ, इधर चल रहा है मेरे पास टाइम। इस टाइप का क्या आता है आपके पास, एक हाइड्रोग्राफ आता है। ठीक है, ये वाली जो लिम्ब होती है, ये वाली जो साइड होती है, इसको बोलते हैं अपन राइजिंग लिम्ब।
इसको बोलते हैं अपन राइजिंग लिम्ब। और ये जो मेरे पास इधर है जो गिर रही है नीचे जा रही है इसको बोला जाता है फॉलिंग लिम्ब, दैट इज कॉल्ड फॉलिंग लिम्ब। और इसी का दूसरा नाम होता है, इसे ही बोलते हैं रिसेशन लिम्ब। ठीक है। अब देखो फॉलिंग लिम्ब सॉरी राइजिंग लिम्ब जो आपकी होती है वो तो आपकी डिपेंड करती है बेसिन एंड स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पे। ठीक है। बेसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्टॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये दोनों पे डिपेंड करेगी जो आपकी राइजिंग लिम्ब है। ठीक है। लेकिन जो फॉलिंग लिम्ब होती है वो डिपेंड करती है आपकी मात्र बेसिन सॉरी क्या बोलते हैं यार इसको, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है ना। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि क्वेश्चन आपसे राइजिंग लिम्ब का भी पूछा जा सकता है कि राइजिंग लिम्ब जो होती है वो बेसिन और स्टॉर्म दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, और फॉलिंग लिम्ब या रिसेशन लिम्ब जो होती है वो आपके ओनली बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका नेक्स्ट पांचवा, क्या बोल रहा है, a hydrograph runoff due to 1 centimeter effective rainfall over a catchment for a unit duration is called। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, एक हाइड्रोग्राफ है मेरे पास, ठीक है, जिसका रन ऑफ कितना है 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से बना है। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास रेनफॉल हो रही है वो किसकी हो रही है, आपके पास 1 सेंटीमीटर डेप्थ की हो रही है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ की हो रही है। ठीक है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी कितनी है आपके पास, यूनिट है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है आपके पास, यूनिट है। तो ऐसा कोई हाइड्रोग्राफ जो कि यूनिट ड्यूरेशन का हो और जिसकी डेप्थ कितनी हो या इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ कितनी हो वो भी यूनिट हो, मतलब 1 सेंटीमीटर हो, तो इसे क्या बोला जाता है, यूनिट हाइड्रोग्राफ बोला जाता है। ठीक है। आप सभी को पता होगा ये चीज, क्लियर है ना। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज इनंशिएटेड बाय, ये दी थी एल के सेरमन ने, याद रखना ये दी थी आपकी एल के सेरमन ने। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपसे, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड व्हेन द कैचमेंट एरिया इज। तो देखो आपको यहाँ पे बोला है कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड होता है मेरा, वो कितने एरिया के लिए काम में लिया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए ये जो मेथड होता है वो आपका ओनली 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक ही काम में लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा बड़े एरिया के लिए ये काम में नहीं लिया जा सकता। इसका कारण क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं एक बार, कि जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड होता है आपका उसके कुछ अजेम्पशन होते हैं। ठीक है। पहला अजेम्पशन उनमें क्या होता है कि जो रेनफॉल हो रही है मेरे पास वो पूरे की पूरे कैचमेंट में क्या होनी चाहिए, मेरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। मतलब जो उसकी इंटेंसिटी है वो इधर भी इतनी हो उधर भी इतनी हो। दूसरा क्या है कि जो रेनफॉल हो रही है वो एक साथ स्टार्ट होनी चाहिए पूरे के पूरे कैचमेंट में, और एक साथ ही क्या होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए। समझ रहे हो ना बात को, क्या कि जो मेरे पास रेनफॉल हो रही है वो एक साथ स्टार्ट हो और एक साथ स्टॉप हो पूरे के पूरे कैचमेंट में। अब अगर आप खुद समझिए कि मेरे पास कोई ज़्यादा बड़ा कैचमेंट है जिसका एरिया है आपके पास 5000 से ज़्यादा, तो उसमें ये दोनों की दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उनमें ना तो रेनफॉल यूनिफॉर्म हो सकती है ज़्यादा बड़े कैचमेंट एरिया में, और ना ही ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा कैचमेंट है, बरसात एक साथ स्टार्ट हुई बरसात एक साथ बंद हो गई, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्लियर ना, बड़े कैचमेंट के लिए। इसीलिए जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड होता है उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट है कि उसको अपन 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक ही यूज कर सकते हैं। याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द बिलो स्टेटमेंट्स। तो आपके पास ऑप्शन ए है यहाँ पे, द नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ गिवन बेसिन इज थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। बेशक हो सकते हैं, ये मेरे पास कोई एक स्ट्रीम है, नदी है, रिवर है, इसमें मैं इस पॉइंट पे भी बना सकता हूँ, इधर भी बना सकता हूँ, इधर भी बना सकता हूँ, इधर कहीं भी बना सकता हूँ। ठीक है। कहीं भी मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है। या यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकता हूँ। तो एक पर्टिकुलर बेसिन के लिए मेरे पास जो हाइड्रोग्राफ्स के नंबर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन देखें, द रेन ड्यूरिंग स्पेसिफाइड ड्यूरेशन इज कॉल्ड यूनिट स्टॉर्म। ठीक है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। सी ऑप्शन देखें आपका, द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज कॉल्ड यूनिट ड्यूरेशन, ये भी सही बात है, आपको पढ़ाया था मैंने यूनिट हाइड्रोग्राफ में ये चीज। डी ऑप्शन देखें, टाइम रिक्वायर्ड बाय रेन वाटर टू रीच आउटलेट ऑफ ड्रेनेज इज जनरली कॉल्ड एज टाइम ऑफ ओवरलैंड फ्लो, तो ये गलत है। ठीक है ना, ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है आपसे, फॉर अ यूनिट हाइड्रोग्राफ व्हाट इज द बेस्ट यूनिट ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इक्वल टू बेसिन लेग, बी आपके पास 1/4 ऑफ बेसिन लेग, सी आपके पास 1 आवर और डी आपके पास 1/2 ऑफ बेसिन लेग। तो पहले तो आपको ये तो पता हो कि बेसिन लॉग क्या होता है, ठीक है, पता होगा आई थिंक। ये अगर मेरे पास कोई हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोग्राफ का पीक आ गया। ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, हाइड्रोग्राफ का पीक हो गया। अब देखो ये मेरे पास है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन या रेनफॉल का हाइटोग्राफ, ठीक है। रेनफॉल के हाइटोग्राफ का भी कुछ पीक होगा मेरे पास, क्योंकि आप सभी को पता है जब बरसात स्टार्ट होती है तो जीरो इंटेंसिटी से होती है, देन एक बार मैक्सिमम पे पहुंचती है, देन वापस कटने लग जाती है और वापस जीरो पे पहुंच जाती है, मतलब बंद हो जाती है, ठीक है। तो रेनफॉल का भी तो एक टाइम पे पीक आता है ना, क्लियर है ना। तो मैंने ऐसा माना कि इस समय तो आ गया रेनफॉल का पीक मेरे पास, और इस समय आ गया मेरे पास हाइटोग्राफ का या हाइड्रोग्राफ का पीक, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा बेसिन लैग, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे अपन, बेसिन लैग बोलेंगे। अब देखो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है उसके लिए जो यूनिट ड्यूरेशन ली जाती है वो अपन ले सकते हैं 1/3 से लेके 1/5 ऑफ बेसिन लैग तक, 1/3 टू 1/5 ऑफ बेसिन लैग। लेकिन जो बेस्ट सुटेड रहती है आपके लिए दैट इज 1/4 ऑफ बेसिन लैग, ठीक है। बेसिन लैग क्या है, एक तरीके का टाइम ही होता है ना, क्योंकि इधर वाली एक्सिस पे आपके पास टाइम ही चल रहा है, ठीक है ना। तो बेसिन लैग आपके पास किस में आता है, जनरली आवर्स में आता है, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे आप 1/4 कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट ड्यूरेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, when the unit duration of an unit hydrograph decrease and approach zero hydrograph is called। देखो आप सभी को पता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ जिसमें कि जो ड्यूरेशन ली जा रही है वो जीरो को अप्रोच कर रही है या नियर अबाउट जीरो के बराबर है, क्लियर है, उस टाइप के हाइड्रोग्राफ को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें होता क्या है कि इस हाइड्रोग्राफ में जो भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ की रेनफॉल हो रही थी, प्रिसिपिटेशन हो रही थी, उसको क्या करा देता हूं मैं, इंस्टेंटेनियसली करा देता हूं, एक पर्टिकुलर टाइम पे करा देता हूं, बहुत जल्दी इंस्टेंटेनियसली सारी की सारी बरसात उस टाइम पे हो जाए, ठीक है ना। तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसी वजह से ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक जस्ट टाइप होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, इसकी कोई खास डिटेल भी नहीं पड़ी जाती, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 11वां क्या बोल रहा है, एरिया अंडर अ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज 10 मिलियन क्यूमेक। ये एरिया नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा या रन ऑफ होगा, ठीक है ना। द कैचमेंट एरिया एसोसिएटेड विद दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ वुड बी। आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे रन ऑफ दे रखा है या एक तरीके से वाटर की वॉल्यूम दे रखी है, कितनी है आपके पास, 10 मिलियन क्यूमेक, ठीक है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा आपके पास, 10 × 10⁶मीटर क्यूब, क्लियर। अब देखो कैचमेंट का एरिया आपसे पूछा है यहाँ पे, और दूसरी बात, एक बात ध्यान दें आप यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो आप सभी को पता है जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ की वजह से बनता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपके पास वाटर डेप्थ है, जो आपके पास वाटर डेप्थ है दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.01 मीटर, ठीक है। तो आपके पास वाटर की डेप्थ आ गई, आपके पास एरिया आपको निकालना है, आपके पास वाटर की वॉल्यूम पता है, तो सारी की सारी चीजें पता है ना, फॉर्मूला लगाओ V = A × D, ठीक है। वॉल्यूम आपको पता है कितनी है, 10⁻7 या 10 × 10⁻6 A × 0.01, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁴ हेक्टेयर। हेक्टेयर की टर्म में पूछा है, ठीक है ना। हेक्टेयर का पता होगा आपको, एक हेक्टेयर में होते हैं आपके पास 10⁴मीटर स्क्वायर, कर लेना इसको कैलकुलेट, आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁵ हेक्टेयर, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ हाइड्रोग्राफ ऑफ। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है आपका वो क्या होता है, उसमें लेते हैं अपन ड्यूरेशन जो कि जीरो को अप्रोच कर रही हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, देखो ऑप्शन ए देखो, यूनिट ड्यूरेशन गलत, यूनिट रेनफॉल एक्सेस ये भी गलत, इनफाइनिटी स्मॉल ड्यूरेशन, इन्फिनिटी स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा कम, ठीक है ना। इन्फिनिटी स्मॉल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम मतलब जो जीरो को अप्रोच कर रही हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा, तो 12वीं का आंसर क्या हो गया आपके पास, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13,
एस कर्व हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ। देखो इस चीज को समझने के लिए अपन एक बार थोड़ा देख लेते हैं बैक में जाके। अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड होता है जो कि एल के शेरमन ने दिया था। उसमें आपके पास अजम्पशन होता है पहला पहला लीनियर रेस्पॉन्स का। ठीक है, लीनियर रेस्पॉन्स का जो अजम्पशन होता है वो हमें ये बताता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ के केस में सुपर इम्पोजिशन थ्योरम जो होती है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। सुपर इम्पोजिशन थ्योरम जो होती है उसको क्या कर सकता हूँ मैं यूज कर सकता हूँ। मतलब दो हाइड्रोग्राफ को मैं किसी पर्टिकुलर लेग लेके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो मेरे पास कुछ अलग तरीके से आता है। जैसे इसमें स्पेशलिटी होती है कि अगर मेरे पास एक डी आवर का हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक डी आवर का हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, तो मैं इसकी हेल्प से ओनली एन इंटू डी आवर का ही हाइड्रोग्राफ बना सकता हूं। और मेरे पास जो एन होता है वो होता है 0 1 2 3, मतलब इंटीजर पार्ट होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो ऐसा आप मानिए कि मेरे पास 2 आवर का एक यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से क्या बना सकता हूँ, एन की वैल्यू 0 रखी मतलब 0, वो तो कोई सेंस नहीं है। 1 2 3 अगर रखूंगा तो 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से मैं ओनली 2 आवर का, ठीक है, 4 आवर का, 6 आवर का, यही हाइड्रोग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे 2 आवर के हाइड्रोग्राफ से 3 आवर का हाइड्रोग्राफ बनाना पड़ा तो ये मेथड मेरा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस चीज को लाने के लिए या इस पर्टिकुलर केस को करने के लिए हेल्प ली जाती है एस कर्व हाइड्रोग्राफ की। ठीक है ना, एस कर्व हाइड्रोग्राफ में क्या करते हैं अपन, जो भी अपने पास रेनफॉल हो रही है, ठीक है, उसको क्या कराते हैं, इनफाइनाइट टाइम कराते हैं अपन। ठीक है, उससे बनता है अपने पास एक एस कर्व हाइड्रोग्राफ। और जो एस कर्व हाइड्रोग्राफ होता है उसमें किसी भी डी आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से आप किसी भी टाइम का टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 2 यूनिट का, या सॉरी 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है तो इससे आप 3 आवर का बना सकते हैं, 1 आवर का बना सकते हैं, 5 7 किसी भी टाइम का या किसी भी ड्यूरेशन का बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, एस कर्व हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन टू लॉन्गर ड्यूरेशन। बिल्कुल सही बात है, मैं 2 आवर के से 3 आवर का बना सकता हूँ ना। बी ऑप्शन देखे, लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, वही बात हो गई। ठीक है, मतलब 3 आवर के से 2 आवर का भी बना सकते हो आप, क्लियर। सी ऑप्शन देखें, बोथ ए एंड बी, हाँ तो ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। समझ गया, सॉरी आपके समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर आपका देखें 14, क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ कैचमेंट इज 62.5 mm²। ठीक है, एक्सियल लेंथ ऑफ कैचमेंट इज 10 mm, एक्सियल लेंथ ऑफ कैचमेंट इज 10 mm, देन द फॉर्म फैक्टर विल बी। फॉर्म फैक्टर क्या होगा इसका, तो देखो फॉर्म फैक्टर समझ लेते हैं एक बार क्या होता है। फॉर्म फैक्टर देख लीजिए क्या होता है। ये मेरे पास है कोई पर्टिकुलर कैचमेंट है, ठीक है, इसकी जो एक्सियल लेंथ है वो मैंने ले ली एल है, और इसकी जो एवरेज विड्थ है वो कितनी है, मेरे पास बी है। ठीक है, तो अगर इसकी एवरेज विड्थ को मैं इसकी एक्सियल लेंथ से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फॉर्म फैक्टर निकल के आता है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जो विड्थ होती है उसको अपन मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे ये चेंज होती रहती है। कैचमेंट अपना ऐसा तो है नहीं कोई रेगुलर शेप है तो एक जगह मेजर कर लिया सब जगह वही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं कैचमेंट का एरिया मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, और इसकी लेंथ भी मेजर की जा सकती है कि इसकी जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है, मेन जो इसकी स्ट्रीम है उसकी लेंथ मेजर कर लो, वही कैचमेंट की लेंथ है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो एरिया मैंने मेजर कर लिया, लेंथ मैंने मेजर कर ली, तो यहां से मैं विड्थ निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एल, विड्थ इंटू लेंथ। तो अगर मैं यहाँ से बी निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी मेरे पास, ए बाय एल। अब इस बी की वैल्यू को आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए बाय एल डिवाइड बाय एल, मतलब कि ए बाय एल स्क्वायर। ये होता है आपके पास फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, क्लियर है ना। अब देखें, अगर यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा आपके पास, ए बाय एल स्क्वायर मतलब 62.5, और एल का स्क्वायर करोगे 10 इंटू 10 100, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.625, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना, याद रखना आगे भी फॉर्म फैक्टर का क्वेश्चन आएंगे एक आध। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो फ्रॉम टोटल रन ऑफ कैन बी डन बाय। आपके पास बेस फ्लो को टोटल रन ऑफ से सेपरेट करने के कुछ मेथड होते हैं। ठीक है, देखो उनमें स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है, टू लाइन मेथड भी होता है, कर्व एक्सटेंशन मेथड भी होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना, ऑल दी अबोव।
क्लियर। एक बात और कि बेस फ्लो को रन ऑफ से अलग क्यों किया जाता है या टोटल रन ऑफ से अलग क्यों किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टोटल रन ऑफ के रिगार्डिंग जो आपके पास हाइड्रोग्राफ बनता है दैट इज फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ। ठीक है। अगर फ्लड हाइड्रोग्राफ में से मैं बेस फ्लो को हटा देता हूं, मैं बेस फ्लो को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ से डीआरएच बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, बेस फ्लो का सेपरेशन करते हैं। ठीक है। उसके मेथड होते हैं, एक दो और होते हैं आपके पास, क्लियर है ना। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ इज अफेक्टेड बाय, शेप ऑफ बेसिन करती है भैया, सर्कुलर होगा तो मेरे पास इस टाइप का बनेगा, फन टाइप का होगा तो इस टाइप का बनेगा, या इस टाइप का बन सकता है। ठीक है। तो शेप पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म मोमेंट, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, डायरेक्शन पे क्यों डिपेंड करेगी। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए। ठीक है। शेप पे कैसे डिपेंड करती है ये आपको वीडियो जाके देख लें, वहां अच्छे से समझा रखा है, पता लग जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड एरिया ऑफ कैचमेंट इज क्यू प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन। हेयर वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.5। ठीक है। क्लियर। पीक लिया गया है यहाँ पे, मात्र पीक लिया गया है, ध्यान रखना पीक लिया गया है हाइड्रोग्राफ का क्यू की फॉर्म में, टोटल डिस्चार्ज नहीं लिया हुआ। ठीक है। ना ही यहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज लिया हुआ है, यहाँ पे पीक लिया हुआ है हाइड्रोग्राफ का, कहाँ पे आएगा उस टाइप के या उस समय पे क्या बता देगा, ये आपको रन ऑफ बता देगा। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है या ये जो फॉर्मूला है अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग हो सकता है, ये एक जर्नल कंडीशन या जर्नल केस लिया हुआ है। ठीक है ना। इसमें एन की वैल्यू होती है आपके पास 0.5 और फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ए की पावर 0.5। सी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रिलेशन बिटवीन बेस पीरियड टीबी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल डी आवर इज। देखो आप सभी को पता है बेस पीरियड क्या होता है, पहली बात तो इधर मेरे पास चल रहा है हाइड्रोग्राफ में टाइम, इधर चल रहा है मेरे पास रन ऑफ। ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से मेरे पास हाइड्रोग्राफ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हो गया। जहां से या जिस समय पे हाइड्रोग्राफ का आपका राइजिंग लिम्ब स्टार्ट होता है और जहां पे आपका फॉलिंग लिम्ब खत्म होता है, उस बीच की ड्यूरेशन को बोला जाता है आपका बेस पीरियड। ये टोटल हो गया मेरे पास बेस पीरियड। ठीक है। और ये हाइड्रोग्राफ किसकी वजह से बना है उसको अपन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, कि ये जो मेरे पास हाइड्रोग्राफ है ये मेरे पास डी आवर की प्रिसिपिटेशन की वजह से या रेनफॉल की वजह से बना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मेरे पास बरसात तो आती है मात्र 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन उस बरसात की वजह से नदी नालों में पानी चलता है आपका 2 दिन 3 दिन, हो सकता है 15 दिन भी चलता रहे। ठीक है। तो नदी नाले में पानी चल रहा है, दैट मीन्स उसका बेस पीरियड क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आपका जब डिस्चार्ज चालू हुआ नदी में, जब डिस्चार्ज खत्म हो गया मतलब पानी आना बंद हो गया, उस टाइम को क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं ना। ठीक है। तो बरसात तो थोड़ी सी होती है अपने पास, लेकिन नाले में या नदी में पानी बहुत ज्यादा टाइम तक आता है, तो जो बेस पीरियड होता है आपका, वो आपका ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। दैट मीन्स टीबी की जो वैल्यू है आपके पास वो आपकी डी आवर से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या है आपके पास, if maximum number of tributaries join main stream at same time, the time of occurrence of peak is। देखो इस चीज को समझ लेते हैं एक बार क्या है कि मेरे पास जो शेप होती है बेसिन की, ठीक है, वो मेनली 3 टाइप की कंसीडर की जाती है। ठीक है। पहली होती है मेरे पास सर्कुलर, ठीक है, दूसरी होती है मेरे पास फन टाइप में, एक तो इस टाइप की, ठीक है, और एक होती है मेरे पास इस टाइप की। ठीक है। ये यहाँ पे इसका आउटलेट है और यहाँ पे इसका आउटलेट है। यहाँ पे सर्कुलर में आप समझ ही सकते हो इस टाइप से, सर्कुलर शेप का बिल्कुल, और इसका आउटलेट यहाँ पे। देखो बीच में क्या होगी, इनकी एक मेन स्ट्रीम होगी, ठीक है, जिसमें कि सारा की सारा पानी आपका जाता है अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम से, तो ये सर्कुलर की मेन स्ट्रीम हो गई। ठीक है। ये फन टाइप पर्टिकुलर ये मेन स्ट्रीम हो गई इसकी, और इसमें मेन स्ट्रीम हो गई यहाँ पे। आउटलेट वो पॉइंट होता है जहाँ पे अपन रन ऑफ मेजर कर रहे हैं। अब देखो सर्कुलर केस में क्या होता है, आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रीम्स हैं वो मेन स्ट्रीम में सेम टाइम में मिलती हैं। ठीक है। इसी वजह से इसका जो पीक होता है वो जस्ट मिडिल में आता है, इस टाइप से हाइड्रोग्राफ बनता है इसका।
ठीक है। जबकि अगर आप फर्न टाइप का ये वाला केस देखें, केस फर्स्ट, तो इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रीम है वो लेट मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पीछे वाले पार्ट में आपके पास क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बड़ी स्ट्रीम है और इनका पानी जब आउटलेट पे पहुंचेगा तो काफी टाइम लग चुका होगा उसको, ठीक है ना। तो इसके केस में जो आपके पास पीक आता है वो कुछ समय बाद आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन डिलेड पीक, इसे बोला जाता है डिलेड पीक। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्शन है आउटलेट के पास वाला, ये ज्यादा बड़ा एरिया है, तो यहाँ का जो मैक्सिमम वाटर होगा वो आपके पास आउटलेट पे जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम एरिया यहाँ पे है, दैट मीन्स मैक्सिमम वाटर भी यहीं से आएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा रन ऑफ आपका इसी पार्ट से आने वाला है ना, और इस पार्ट का रन ऑफ आपका आउटलेट के पास जल्दी पहुंच गया, दैट मीन्स पीक जो होगा हाइड्रोग्राफ का वो आपका जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो आपके पास हाइड्रोग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, पीक जल्दी आ गया ना, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन अर्ली पीक। अब आप देखें यहाँ पे किस केस की बात कर रहा है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरी जॉइन मेन स्ट्रीम एट सेम टाइम, दैट मीन्स सर्कुलर केस की बात कर रहा है। सर्कुलर केस में जो आपका पीक आएगा वो जस्ट मिडिल में आता है, ठीक है। अगर ये मेरे पास टोटल बेस पीरियड है टीबी, तो पीक आएगा इसके जस्ट मिडिल में, मतलब पीक का जो टाइम होगा आपके पास, टीपी जो टाइम होगा वो होगा टीबी/2, ठीक है ना। जस्ट मिडिल में या जस्ट मिडिल में बीच में आता है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा देखना एक बार, इक्वल टू हाफ ऑफ बेस पीरियड ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अगर देखो मैं डिलेड वाले में रिलेशन देखना चाहूँ तो डिलेड वाले में ये अगर मेरे पास टोटल बेस पीरियड है, यहाँ पे मेरे पास पीक आया, तो टीबी की जो वैल्यू है, या सॉरी टीपी की जो वैल्यू है आपके पास पीक वाले की, वो क्या है, टीबी/2 से ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से होते हैं, आपको अगर ये डिटेल में देखना है तो आप हाइड्रोलॉजी की जो अपनी वीडियोज हैं वहां पे जाके देख लेना, वहां पे इनके और भी केसेस लेके बताए गए हैं, ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो अभी तो आपके पास ये पूछा है कि ट्राइब्यूटरीज सेम टाइम पे ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। इन दोनों केसेस पे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, क्लियर, इसी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्या बोल रहा है, बेसिक अजम्पशन, बाइट हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी, बेसिक अजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज। तो देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी जो कि श्रीमान एल के शेरमन ने दी थी, उसके कुछ अजम्पशन थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्या होता है, लीनियर रेस्पॉन्स, दूसरा क्या होता है आपके पास, टाइम इनवेरियंस, ठीक है। लीनियर रेस्पॉन्स मीन्स कि सुपर इम्पोजिशन थ्योरम लगाई जा सकती है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा तीन और एजम्पशन होते हैं, क्या होते हैं कि रेनफॉल जो हो रही है पूरे की पूरे कैचमेंट में एक साथ स्टार्ट होनी चाहिए, एक साथ बंद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए सारी जगह, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका, क्लियर है ना। तो सारे के सारे क्या होते हैं, इसके एजम्पशन होते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रेस्पॉन्स, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 20 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए आप, द फॉर्म फैक्टर ऑफ शेप ऑफ ड्रेनेज बेसिन इज द एवरेज विड्थ ऑफ बेसिन डिवाइडेड बाय एक्सियल लेंथ। सही बात है, थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका, B/L, ठीक है ना। तो पहली बात सही है आपके पास। दूसरी बात देखिए, compactness coefficient of drainage basin is the perimeter of basin divided by circumference of circle whose area is equal to that of basin। देखो एक बार समझ लो कोफिशिएंट ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होता है, या कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट क्या होता है। देखो ये मेरे पास क्या है, एक बेसिन है, बेसिन की शेप क्या होती है आपके पास, इनरेगुलर होती है। इसका जो मैंने पेरीमीटर काउंट किया वो आ गया मेरे पास कैपिटल पी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस बेसिन का एरिया फाइंड आउट किया और सेम एरिया का एक सर्किल बनाया, बना सकता हूं, ठीक है। और इस सर्किल की जो सरकमफेरेंस थी उसको मैंने मान लिया पीसी, मान सकता हूं, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। अगर इस कैचमेंट के एरिया और इस सर्किल की पेरीफेरी का मैं क्या लूं, रेशियो लूं, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। यही बात ये यहाँ पे बोल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, सही हो गया। थर्ड देखिए, इफ ए इज एरिया ऑफ बेसिन एंड एल इज एक्सियल लेंथ देन फॉर्म फैक्टर इज A/L²। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था किसका, फॉर्म फैक्टर का, क्या आया था, A/L² ही आया था ना। तो मेरे पास सी ऑप्शन भी क्या है, सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 21 का आंसर क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 22वां। द यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यू टू स्टॉर्म मे बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द ऑर्डिनेट ऑफ डीआरएच या डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाय। देखो ये चीज जब हाइड्रोग्राफ पढ़ी थी, जब बहुत बार बता चुका हूं मैं कि अगर मुझे डीआरएच से क्या निकालना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, एक्सेस रेनफॉल या एक्सेस रन ऑफ डेप्थ से क्या कर देता हूं, डीआरएच के ऑर्डिनेट को डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, क्लियर। ऐसा मानिए कि आपके पास जो डीआरएच है वो है 2 आवर 3 सेंटीमीटर का, और मुझे जो यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए वो क्या चाहिए, 2 आवर 1 सेंटीमीटर का। तो मैं क्या करूंगा, जो भी डीआरएच के ऑर्डिनेट हैं उनको 3 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। तो आप ऑप्शन देखें यहाँ पे, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम गलत बात, पीरियड ऑफ स्टॉर्म गलत बात, टोटल रेनफॉल नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि किससे डिवाइड करते हैं अपन, एक्सेस रेनफॉल डेप्थ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23। The unit hydrograph of a specified duration can be used to evaluate the hydrograph of। देखो अपना जो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड है उसमें 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से मैं 4 का बना सकता हूँ, 6 का बना सकता हूँ, 8 का बना सकता हूँ। जो आपका एस करो मेथड है उससे मैं 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से 1 का बना सकता हूँ, 3 का बना सकता हूँ, 5 का बना सकता हूँ। मतलब मैं 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से इससे ज्यादा ड्यूरेशन का भी बना सकता हूँ, और 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से इससे कम ड्यूरेशन का भी बना सकता हूँ। तो मेरे पास सारे ऑप्शन सही है ना, क्लियर है। सेम ड्यूरेशन का बन जाएगा, शॉर्टर का भी बन जाएगा, लॉन्गर का भी बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 24, क्या बोल रहा है, इफ टू 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ आर स्टेगर्ड बाय 4 आवर्स एंड ग्राफिकली द रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ विल बी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने लीनियर रेस्पॉन्स पढ़ा है जो मैंने पढ़ाया था तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। देखो समझते हैं इसमें क्या बोला है इसने, कि इसके पास दो 4 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि इन 4 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ को 4 आवर से लैग करके ऐड कर दिया। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन थ्योरम की हेल्प से। तो मेरे पास कैसा केस बना, इस टाइप का बना ना, ये मेरे पास 4 आवर का हाइड्रोग्राफ था, 4 आवर का लेग मारा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का, और इसको वापस यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल ड्यूरेशन काउंट करूंगा तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 आवर हो गया। ठीक है, बरसात यहाँ पे एक बार इस हाइड्रोग्राफ के लिए करवाई, एक बार अगले के लिए करवाई, तो देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ था, एक के लिए बरसात करवाई मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे के लिए फिर से करवाई मतलब 1 सेंटीमीटर, दो बरसात हो गई ना आपके पास, तो कितनी हो गई इसकी टोटल डेप्थ, 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और इनकी ड्यूरेशन ऐड करी जब कितनी हो गई आपके पास, 8 आवर हो गई। तो आपके पास जो नया हाइड्रोग्राफ बनेगा वो बनेगा 8 आवर, सॉरी 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ 2 सेंटीमीटर रन ऑफ। क्लियर है ना। देखो ये कैसे ऐड करते हैं, कैसे इनको ऐड करके नया हाइड्रोग्राफ बनाया जाता है, वो सारा की सारा मैं आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी में बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ विद एग्जांपल। आप वहां जाके देख सकते हैं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से मुझे मिला 8 आवर 2 सेंटीमीटर का हाइड्रोग्राफ। ऑप्शन देख लेना कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। क्लियर है ना। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अजम्पशंस आर करेक्ट फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी। पढ़ लो एक एक को, क्या है, द इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन इट ड्यूरेशन। सही बात है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। दूसरा देखिए, इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल एरिया ऑफ ड्रेनेज बेसिन। ये भी बात सही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। तीसरा है, द ऑर्डिनेट ऑफ डीआरएच ऑफ कॉमन बेस are directly proportional to the total amount of direct runoff represent by hydrograph। देखो यहाँ पे DRH के जो ऑर्डिनेट हैं वो आपके डायरेक्ट रन ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, द ऑर्डिनेट ऑफ डीआरएच ऑफ कॉमन बेस टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। सही बात है ना, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, डीआरएच से यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए उसको डिवाइड करते हैं, और सारे के सारे ऑर्डिनेट को सेम चीज से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो मेरे पास पेरेंट ऑर्डिनेट थे और जो नए ऑर्डिनेट बने वो प्रोपोर्शनल तो है ही है ना, उनके बीच में कांस्टेंट लग रहा है, कौन सा लग रहा है आपके पास, एक्सेस रेनफॉल डेप्थ वाला लग रहा है। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है।
तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो 25 का आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो देखो ये हाइड्रोग्राफ के आपके क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हमें मिले अलग अलग टेक्स्ट बुक में, अलग अलग क्वेश्चन बैंक में, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके अलावा एन जेईएन में आपके इस लेवल से ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस लेवल से ऊपर के क्वेश्चन ओनली पूछे जाते हैं ईएससी और गेट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछे जाते हैं हाइड्रोग्राफ के न्यूमेरिकल्स, हाइड्रोग्राफ के न्यूमेरिकल्स। देखो एक मैं वीडियो बना दूंगा जो अपनी हाइड्रोलॉजी की प्लेलिस्ट है, वहां पे एक वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी जिसमें गेट के और ईएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। वहां पे आप देख लेना आगे जाके। और ये जो अपनी सीरीज चल रही है ये चल रही है ओनली प्री के लिए। ठीक है, आप एसएससी प्री दे रहे हो तो ये उसके लिए है, क्योंकि यहाँ पे अपन एमसीक्यूज कर रहे हैं ना। इसके थोड़ी दिन बाद अपन कन्वेंशनल की भी एक सीरीज लाएंगे, तो आप अगर मेन की तैयारी कर रहे हो किसी भी, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, हैविंग अ गुड डे।